1, इंडिया में सेंटर पावरफुल है स्टेट से, ये हम सब जानते हैं। स्टेट को कुछ सब्जेक्ट दिए हुए हैं और सेंट्रल को सब्जेक्ट दिए हुए हैं, पर स्टेट के कुछ सब्जेक्ट्स में सेंटर भी अपना लॉ बना सकती हैं। तो क्या कंडीशंस हैं जिसके अंडर में सेंटर स्टेट के सब्जेक्ट मैटर पे लॉ बना सकती है? तो चलिए जानते हैं आज की वीडियो में। वेलकम एवरीवन, माई सेल्फ निहारिका। हम उन कंडीशंस को इन आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे, जैसे आर्टिकल 249, आर्टिकल 250, आर्टिकल 252, आर्टिकल 253 एंड आर्टिकल 356। सो ये सब आर्टिकल्स जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं, ये वो कंडीशंस बताते हैं कि जिसमें सेंटर जो है स्टेट के सब्जेक्ट मैटर में लॉ बना सकता है। हमने शेड्यूल 7 में पढ़ा था कि सेंटर के अपने सब्जेक्ट्स हैं और स्टेट के अपने सब्जेक्ट्स हैं, पर इन कंडीशंस में अगर ये आती हैं तो इस आर्टिकल के हिसाब से सेंटर जाके स्टेट के सब्जेक्ट में लॉ बना सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहला आर्टिकल है आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 क्या कहता है? जैसा आपको पता है कि एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का मैटर है, ठीक है। उसमें जो लॉ बनाएगा वो स्टेट बनाएगा। ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अंडर शेड्यूल 7 डिस्कस किया हुआ है। पर एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं समझने के लिए। बहुत ही फेमस प्रोटेस्ट जो हुआ था वो था फार्म बिल के ऊपर। एग्रीकल्चर में फार्म बिल आया था, उसके बाद बहुत प्रोटेस्ट चला था, ये हम सब जानते हैं। तो फार्म बिल क्या था? जैसे आप जानते हैं कि फार्मर जो है अपना जो प्रोडक्ट है, अपनी जो भी वो उगा रहा है, वो रिटेल मार्केट में जाकर सेल करता है। फिर आगे जाके उसके प्रोडक्ट के जो प्राइस है वो डिसाइड होते हैं। सपोज हम एग्जांपल लें कि ₹5 में उसे कुछ अपना सामान की उसने कीमत लगाई कि मैं 5 रुपये में ये सामान रिटेल मार्केट में बेचना है मुझे। ये कीमत उसने अपने सामान की लगाई, चाहे वो कुछ भी बनाए, फार्मर है कुछ भी अपना लगाए, चाहे वो गेहूँ हो, चावल हो, कुछ भी हो। तो रिटेल में वो डायरेक्ट अपना जो सामान है, अपना प्रोडक्ट है, वो नहीं बेच सकता। उसके लिए इंटरमीडियरी बनाया गया था, ठीक है। तो इंटरमीडियरी जो होता है एक एजेंट होता है, ठीक है। एक लिंक होता है फार्मर और रिटेल के बीच में, रिटेल मार्केट के बीच में, कि वो फार्मर से प्रोडक्ट लेता है और रिटेल में जाकर बेचता है। फिर आगे जाके उसके जो प्रोडक्ट है वो ज़्यादा होकर मार्केट में आते हैं, ठीक है। सपोज 5 रुपये का उसने प्रोडक्ट की अपनी कीमत लगाई अपने प्रोडक्ट की, तो उसमें से जो इंटरमीडिएट है वो अपना कमीशन लेगा। सपोज उसका कमीशन है ₹1। एक फार्मर से 5 रुपये की उसका प्रोडक्ट है, उसका 1 रुपये उसने कमीशन लिया। बढ़ के जो प्राइस डिसाइड होगा वो बाद में होगा। अब उसकी कीमत वो रिटेल में 7 हो, 8 हो, आगे जाके मार्केट में 10 हो जाती है, ठीक है। पर हम इनकी बात कर रहे हैं पहले, ठीक है। अब क्या था, जो इंटरमीडिएट है उसने सोचा कि मैं इतना सारा जो ले रहा हूँ कमीशन, ₹1 कमीशन ले रहा हूँ, और इतने सारे लोग हैं, इतने सारे फार्मर हैं। हमारा जो इंडिया है फार्मर ओरिएंटेड कंट्री है, तो एग्रीकल्चर कंट्री है। तो इतने सारे फार्मर्स को मैं कैसे डील करूँगा? तो मैं अपने अंडर में 3 और लोग रख लेता हूँ, ठीक है। और उन्हें जो इंटरमीडिएट होते हैं ये ऐसे नहीं बन जाते, इन्हें लाइसेंस प्रोवाइड कराया जाता है, ठीक है। तो मैं उन्हें सब लाइसेंस दिलवा दूंगा। जो उसने 3 सपोज ABC से 3 अपने अंडर में रख लिए, मेरा काम कम हो जाएगा, मैं 3 और अपॉइंट कर लेता हूँ इंटरमीडिएट, कि एक फार्मर जो मुझे देगा, एक उसको दे देगा, इसको काम कम हो जाएगा, बर्डन कम हो जाएगा इंटरमीडिएट के ऊपर, और कमीशन ज़्यादा बढ़ जाएगा आपस में। अब पहले जो कमीशन 1 रुपये वो लेता था, तो वो इनका कमीशन भी लेगा, ठीक है। जो इंटरमीडिएट वो इनका कमीशन भी लेगा। कि आप फार्म बिल में क्या था कि आप रिटेल में नहीं, आप इंटरमीडिएट को दीजिए, ठीक है। अब उसने अपने सब लाइसेंस प्रोवाइड करा के उसने 3 और बंदे हायर करे। अब उनका कमीशन भी उसने 1-1 कर दिया। तो फार्मर के पास से तो 4 रुपये जा रहे हैं, कीमत उसे वही मिल रही है, ठीक है। कीमत उसे वही मिल रही है, पर कमीशन ज़्यादा जा रहा है उसके पास से। जहाँ पहले 1 रुपया जाता था कमीशन एक इंटरमीडिएट को, अब उसे सब इंटरमीडिएट को भी कमीशन देना पड़ेगा। और वो बताएगा नहीं कि मैंने रखे हैं, पर कमीशन बढ़ा देगा,
कुछ भी एक्सक्यूज दे देगा कि इस नाम से मुझे पैसा चाहिए, इस नाम से पैसा चाहिए। है तो ये गलत। जब सरकार ने आपको अपॉइंट किया है या मार्केट ने आपको अपॉइंट किया है, तो आप डायरेक्ट फार्मर से लीजिए और आगे जाकर रिटेल मार्केट में बेचिए उस प्रोडक्ट को। उसने 3 रखे, एक 1 रुपये कमीशन की जगह अब 4 रुपये जाने लगा, आगे जाकर कीमत बढ़ गई। अब सपोज कोई रिटेल मार्केट में उसकी कीमत 8 रुपये थी, आगे जाके मार्केट में उसकी कीमत 10 रुपये उन्होंने बेची, मतलब हमें कंज्यूमर, एज अ कंज्यूमर हमें 10 रुपये वो मिला। अब जब उसने इंटरमीडिएट है, उसने कमीशन ज्यादा लिया, आगे जाके क्या पता वो उसकी जो प्राइस है वो 10 कर दे और हमें आम पब्लिक को वो 15 रुपीज मिल जाए। कीमत तो उसकी बढ़ गई। सपोज हम वीट का एग्जांपल ले, गेहूं का एग्जांपल ले, अब गेहूं 15 हो गए जो पहले 10 थे, पर फार्मर को तो 5 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है। चाहे मार्केट में उसकी प्राइस 15 हो, 10 हो, 20 हो, 25 हो तो फार्मर को प्रॉफिट उतना ही 5 रुपए का रहा है। या तो फार्मर को भी प्रॉफिट होना चाहिए तो ही बैलेंस्ड होगा, ठीक है। अब इंटरमीडिएट की वजह से कि उसने कमीशन ज्यादा लेने के चक्कर में अपने सब इंटरमीडिएट रख लिए और सब लाइसेंस प्रोवाइड करा के उन्हें कमीशन दिलवा दिए, एक की जगह 4 रुपए देने लगे, तो फार्मर को तो नुकसान हुआ, ठीक है। जैसे पंजाब, हरियाणा, कुछ स्टेट ऐसी हैं वहाँ फार्मर बहुत रिच हैं, क्योंकि जब ग्रीन रेवोल्यूशन आया था तो फार्मर्स को बहुत फायदा हुआ था। पर बाकी स्टेट्स की हम बात करेंगे तो वहाँ फार्मर्स एक्सप्लॉइट होते हैं। ये तो कुछ एग्जाम्पल है, और बहुत तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं, और बहुत मार्केट में एक्सप्लॉइट होते हैं, बहुत लोगों के द्वारा एक्सप्लॉइट होते हैं, ठीक है। तो ये बिल का प्रोटेस्ट हुआ था, इसलिए तो हुआ था। अब ये जब इतना सब कुछ बढ़ गया, स्टेट कंट्रोल नहीं कर पाया, फार्मर तो प्रोटेस्ट करेंगे ही ना, वो तो अपनी कीमत लगा रहे हैं, उन्हें तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, आगे जाके मार्केट में कीमत बढ़ गई है उस प्रोडक्ट की, जस्ट बिकॉज कि इंटरमीडिएट ने यहाँ गलती की थी अपना रख के, ठीक है। तो ये सब खत्म करने के चक्कर में उन्होंने प्रोटेस्ट किया कि ये आप जो बिल लाए हैं ये आपको खत्म करना होगा। पर स्टेट जो है इस प्रोटेस्ट को कंट्रोल नहीं कर पाया, नेशनल इंटरेस्ट हिंड्रेस हो रहा था इसमें, यानी कि नेशनल इंटरेस्ट जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी है या जो हमारे नेशन का जो आप कहिए कि इंटरेस्ट है वो बेकार हो रहा था। तो हमारी कंट्री का नेशनल इंटरेस्ट बचाने के लिए राज्यसभा को ये ड्यूटी, RS फॉर राज्यसभा, राज्यसभा को ये ड्यूटी किसको देनी पड़ी, सेंटर को देनी पड़ी, या कहें पार्लियामेंट को देनी पड़ी, ठीक है। अब एग्रीकल्चर जो है, मैंने स्टार्टिंग में बात करी, एग्रीकल्चर जो है वो स्टेट का मैटर है। हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, उन 5 कंडीशंस की बात कर रहे हैं जिसमें सेंटर जो है स्टेट के सब्जेक्ट्स में भी इन्वॉल्व हो सकता है, लॉ बना सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर स्टेट का मैटर है। अब जब ये सब हुआ, ये सब बहुत फेमस था, आप सब जानते, ये सब हुआ तो राज्यसभा को बीच में आना पड़ा। क्यों? क्योंकि नेशनल इंटरेस्ट हमारा जो है कंट्री का वो डिस्ट्रॉय हो रहा था, ठीक है। जो सिक्योरिटी है वो डिस्ट्रॉय हो रही थी, आम पब्लिक को भी बहुत दिक्कत हो रही थी, रास्ते बंद थे प्रोटेस्ट की वजह से, ठीक है। तो सब कुछ गड़बड़ाया हुआ था, तो राज्यसभा को ये ड्यूटी सेंटर को देनी पड़ी, यानी कि पार्लियामेंट को देनी पड़ी। अब राज्यसभा भी डायरेक्ट नहीं दे सकता कि चलो इनसे लेके इन्हें दे दिया, ऐसे नहीं कर सकता, उसका भी पूरा प्रोसीजर है। तो ये सब हम आर्टिकल 249 में पढ़ते हैं कि किस इन कंडीशंस में आप जो है राज्यसभा जो है बीच में आ सकती है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है कंट्री की, नेशनल इंटरेस्ट की बात हो रही है। तो नेशनल इंटरेस्ट की जब बात होगी तो चाहे वो सेंटर हो चाहे वो स्टेट हो, तो जो है राज्यसभा को उस हिसाब से डिसीजन लेना होता है। अब राज्यसभा कैसे डिसीजन लेगी कि पार्लियामेंट को ये मैटर सॉल्व करने के लिए 2/3 जो वोटिंग होगी, जैसा हमने पहले ही बात की, 2/3 जो वोटिंग होगी और प्रेजेंट मेंबर्स होंगे। अब राज्यसभा जब लॉ रेजोल्यूशन पास करेगी तो उसमें सहमति होनी चाहिए 2/3 मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, यानी प्रेजेंट भी होनी चाहिए और उन्होंने वोटिंग भी करी होनी चाहिए। ये मैं बहुत पहले डिस्कस कर चुकी हूँ मेजॉरिटी में कि कैसे काम करता है ये सब, ठीक है। तो इसके बाद जब ये सब हो जाए, इस प्रोसीजर के बाद, यानी इतना उसको मिलना चाहिए, ठीक है। इस बेंचमार्क को पूरा करने के बाद राज्यसभा सेंटर को यानी पार्लियामेंट को ये ड्यूटी देती है कि आप जाके अब
एग्रीकल्चर पे, यानी कि ये सब जो हो रहा है इसे रोकने के लिए आप इस पे लॉ बनाइए। ठीक है, अब सब कुछ आ गया है पार्लियामेंट के हाथ में, यानी सेंटर के हाथ में आ चुका है। मैटर द स्टेट का आ गया सेंटर के हाथ में। अब सेंटर को भी डेडलाइन है, अगर ये है तो स्टेट का मैटर, तो ऐसे तो नहीं सेंटर अपने पास ले रखेगा। तो राज्यसभा क्या करती है कि राज्यसभा 1 साल का टाइम देती है कि विद इन 1 ईयर आपको ये लॉ बनाना है। सपोज आज है डेट 5, सपोज आज 5 डेट है, 5 को रेजोल्यूशन पास हुआ इन सब मेजोरिटी के हिसाब से, सब कुछ हो गया, फाइनलाइज हो गया, और आज 5 को सेंटर यानी पार्लियामेंट को उन्होंने दे दिया कि आप जाके ये लॉ बनाइए। आज से लेकर पूरे 1 साल तक ये जो लॉ है वैलिड रहेगा सेंटर के पास। सेंटर इन्हीं 1 साल में कभी भी इस पे लॉ बना सकती है। ठीक है, जिस दिन से लॉ पास होगा, मतलब रेजोल्यूशन पास होगा, उस दिन से लेकर 1 साल तक सेंटर कभी भी किसी भी दिन लॉ बना सकती है। ठीक है, और अगर 1 साल खत्म हो जाता है तो ये टाइम पीरियड है 1 साल का। 1 साल का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद राज्यसभा 6 महीने का टाइम देती है, वो भी वैलिडिटी किसकी, लॉ की। 1 साल के बाद आप लॉ नहीं बना सकते हैं, बल्कि 6 महीने तक वो लॉ वैलिड रहता है, उसके बाद वो लॉ भी खत्म हो जाता है, यानी कि सेंटर के पास वो ड्यूटी भी खत्म हो जाती है। 1 साल तक आप लॉ बनाइए, जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा उस दिन से लेकर 1 साल तक आप लॉ बनाइए। अगर आपने 1 साल तक लॉ नहीं बनाया है तो आपके पास ये पावर चली जाएगी कि आप लॉ बना सकते हैं। जिस दिन ये पावर जाएगी, अगर उसने लॉ बना लिया तो फिर ठीक ही है, अगर नहीं बनाया तो जब 1 साल खत्म होगा तो उस दिन से लेकर 6 महीने तक ये लॉ वैलिड रहेगा। पावर चली गई पर लॉ वैलिड रहेगा, और जब ये 6 महीने भी खत्म हो जाएंगे तो ये लॉ भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, लॉ की भी कोई ऑथेंटिसिटी नहीं रहेगी सेंटर के पास। ठीक है, लॉ ही खत्म हो जाएगा, फिर से स्टेट के पास सब कुछ आ जाएगा। ठीक है, अगर दोबारा सेंटर को अपने पास लेना होगा तो पार्लियामेंट को फिर से रेजोल्यूशन पास करना होगा, फिर से ये सब प्रोसेस दोहराना होगा, फिर से ये सब होगा। अगर बाई चांस रेजोल्यूशन पास हो जाता है इन सब प्रोसेस से, मेजॉरिटी से, फिर वो 1 साल का चलेगा। इतना होता नहीं है, लेकिन फिर भी ये सब प्रोसीजर है इसमें भी। ठीक है, तो पहली कंडीशन किसमें फुलफिल होती है, आर्टिकल 249 में। अब हम नेक्स्ट आर्टिकल पढ़ते हैं। अब जो नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, नेक्स्ट कंडीशन आती है नेशनल इमरजेंसी की। अगर किसी स्टेट में इमरजेंसी डिक्लेयर हो जाए तो कौन लॉ पास करेगा, किसकी जो है लॉ कौन पास करेगा, किसकी चलेगी। ठीक है, सपोज हम एग्जांपल लें कि यूपी में इमरजेंसी लगा दी गई है, किसी भी कारण इमरजेंसी लगा दी गई है, तो आर्टिकल 250 क्या कहता है, वो कहता है कि अगर नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई है किसी स्टेट में तो सेंटर और स्टेट दोनों ही मिलकर लॉ बनाएंगे। ठीक है, किसी भी स्टेट में स्टेट लॉ बनाता है उसके अपने सब्जेक्ट्स पर अगर नेशनल इमरजेंसी आ जाती है तो सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर ही लॉ बनाएंगे। तब ना तो कोई स्टेट लिस्ट होगी ना तो कोई यूनियन लिस्ट होगी, वो लिस्ट बन जाएगी कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट की हमने बात करी थी ना शेड्यूल 7 में, कि उसमें दोनों मिलके बना सकते हैं। तो नेशनल इमरजेंसी के टाइम उस स्टेट में सेंटर और स्टेट दोनों मिलकर लॉ बनाएंगे, और वो लिस्ट जो है अलग अलग नहीं होगी, कॉन्करेंट लिस्ट हो जाएगी, यानी दोनों मिलके बना रहे हैं तो कॉन्करेंट लिस्ट बन गई। और उसमें भी स्टेट के लॉ में भी सेंटर जो है यानी पार्लियामेंट है उसका डोमिनेंस ज़्यादा होगा। ठीक है, अगर सपोज कोई लॉ बनाना है, ठीक है, अब सेंटर स्टेट दोनों को बनाना है, पर जो स्टेट लिस्ट में जो कहती है कि सपोज स्टेट लिस्ट का कोई मैटर है, इरिगेशन है या कुछ भी है, हमने एग्जाम्पल बात अल्कोहल है, हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने डिस्कस किए शेड्यूल 7 में। पर नेशनल इमरजेंसी में
सारा ही सब कुछ सेंटर और स्टेट दोनों हैंडल करते हैं। उसमें भी अगर स्टेट कोई लॉ बना रहा है, उसमें डोमिनेंस यानी कि मोर पावर किसकी होगी, सेंटर की होगी। बना दोनों सकते हैं पर मोर पावर किसकी होगी, सेंटर की होगी। ठीक है। और ये लॉ भी सपोज आज नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर हुई है, ठीक है, आज से लेकर 6 मंथ तक ही ये लॉ वैलिड होगा, उसके बाद ये लॉ भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। अब इसमें भी नेशनल इमरजेंसी के टाइम भी क्या है, स्टेट तो पूरी पूरी रहेगी ही, ठीक है, यानी कि सीएम भी रहेगा, सब लेजिस्लेटिव असेंबली भी रहेगी, सब मेंबर्स रहेंगे, और सेंटर का भी डोमिनेंस रहेगी, यानी सेंटर की पावर रहेगी। और ये जिस दिन से इमरजेंसी एंड हो जाएगी उस दिन से फ्रॉम द डेट ऑफ इमरजेंसी कमिंग टू एंड, ये जो लॉ है 6 महीने तक वैलिड रहेगा, उसके बाद ये लॉ भी एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है। तो ये आर्टिकल 250 जो 250 है वो सेंटर को ये पावर देता है कि नेशनल इमरजेंसी के टाइम आप स्टेट के साथ मिलकर उस स्टेट में लॉ बना सकते हैं। ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे जो वो है आर्टिकल 252। तो कंडीशन से हमने जाना है कि सेंटर अपने आप स्टेट के मैटर में आ रहा है। कुछ कंडीशंस ऐसी हो रही हैं कि नेशनल इंटरेस्ट में है, जैसे हमने फार्म बिल में बात करी थी कि नेशनल इंटरेस्ट जो है खराब हो रहा था हमारी कंट्री का, तो राज्यसभा को ये डिसीजन लेना पड़ा और वो मैटर जो है सेंटर को देना पड़ा। ठीक है। सेकंड में हमने बात करी कि नेशनल इमरजेंसी अगर आ जाती किसी स्टेट में तो सेंटर को भी आना पड़ेगा स्टेट के साथ मिलकर, और वो लॉ बनाना होगा, यानी कि उस स्टेट पे काम करना होगा। ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि स्टेट खुद जाती है राज्यसभा के पास कि हमें जो है पावर दीजिए ऐसी कि हम सब मिलके काम कर सकें। यानी कि पहले तो इन दो कंडीशन में हम क्या समझ रहे थे कि सेंटर खुद जा रही थी, खुद इन्वॉल्व हो रही थी अपने पास से राज्यसभा। ठीक है। राज्यसभा रेजोल्यूशन पास करती है तभी सेंटर या पार्लियामेंट इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो यानी कि राज्यसभा खुद जा रही थी। अब इस कंडीशन में यानी कि आर्टिकल 252 में क्या बताया गया है कि स्टेट खुद राज्यसभा के पास जा रही है, और वो क्या कंडीशन है हम एग्जाम्पल समझते हैं। नक्सलिज्म, ये बहुत कॉमन है, हमने न्यूज में सुनते हैं कि नक्सलवादियों ने हमला कर दिया, वो अरेस्ट हो गए, ये अरेस्ट हो गया। तो नक्सलिज्म बहुत कॉमन है। किन एरिया में कॉमन है, जैसे उड़ीसा में बहुत कॉमन है, वेस्ट बंगाल में बहुत कॉमन है, आंध्रा में बहुत कॉमन है, ठीक है, तमिलनाडु में, यानी कि बहुत सी ऐसी स्टेट हैं, ठीक है, जहाँ पे ये नक्सल जो है बहुत ही कॉमन है। ठीक है। अब जो पुलिस है, हमने बात करी है, पुलिस जो है वो किसका है, स्टेट का मैटर है, स्टेट डिसीजन ले सकती है पुलिस के बारे में। ठीक है। पुलिस किसके कंट्रोल में है, स्टेट के कंट्रोल में है। अब जो अगर सपोज नक्सलवादियों ने हमला करा, ठीक है, तो चाहे एक पे करा हो, इफेक्ट तो बाकी स्टेट भी होंगी, क्योंकि अगर वहां से रास्ता बनाते हैं वो कहीं से भी आ सकते हैं, आज इस पे अटैक कर दे, उन पे भी कर सकते हैं। तो इन सबको रोकने के लिए कॉमन फोर्स की जरूरत होगी। अब जब उड़ीसा की पुलिस है वो वेस्ट बंगाल में जाकर डिसीजन नहीं ले सकती, वो क्यों लेगी, वहां की पुलिस उन्हें ले नहीं देगी, क्योंकि ये उनके जुरिडिक्शन में आता ही नहीं है। उनको ये पुलिस को ये दिया ही नहीं गया है। कहते ना, सुना होगा कि हमारे एरिया में है ही नहीं, ये पुलिस थाना हमारे एरिया में नहीं आता, जिस एरिया में आता वहां जाके रिपोर्ट करिए। तो ऐसा क्यों है, जब स्टेट में भी सिटी वाइज भी उनके बटे हुए हैं, तो कोई स्टेट का पुलिस दूसरे स्टेट में कैसे लॉ बना सकता है, ये कैसे वहां जाके रोक सकता है कुछ भी। उड़ीसा में कुछ हमला हो रहा है तो वहां की पुलिस आ ही नहीं सकती, कि वो उसका अपना स्टेट का मैटर हो गया। तो इन सब के लिए अगर सपोज नक्सलवादियों ने हमला करा और ये 4 स्टेट मिलके जाएंगी कि हमें कॉमन फोर्स चाहिए, क्योंकि हम एक दूसरे के मैटर में नहीं घुस सकते हैं, तो किसके पास जाएंगे, राज्यसभा के पास। सो ये 4 स्टेट्स मिलके जाएंगी राज्यसभा के पास। पहले तो वो अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेंगी, स्टेट अपनी असेंबली में रेजोल्यूशन पास करेंगे, ठीक है, कि हमें ऐसे कॉमन लॉ लाना है कि हमारी कॉमन फोर्स हो, कि हम एक
टॉपिक पे हम आ जाएं, ठीक है। जो 4 स्टेट्स हैं, ठीक है, इन्होंने मिलकर एक रेजोल्यूशन पास किया असेंबली में, फिर ये गए राज्यसभा के पास कि आप एक ऐसा लॉ बनाइए कि जिससे हम सब स्टेट की पुलिस एक साथ मिलकर कोऑर्डिनेशन में काम करें, कि हम सबका जो मुद्दा है, हम सबका जो टॉपिक है, हम सबका जो दिक्कत करने वाली चीज हो क्या है, नक्सलिज्म है। हम सभी इससे परेशान हैं, एक दूसरे के स्टेट में हम जा नहीं सकते। अगर हमें कोई नक्सल वेस्ट बंगाल में जाकर पकड़ना है तो उड़ीसा की पुलिस वहां जाके नहीं, पहले उनको कांटेक्ट करेगी वेस्ट बंगाल टीम को, उन्हें सारे मैटर समझाएगी, इतने में तो वो किसी और स्टेट में चला जाएगा, ठीक है। तो इन सब से निकलने के लिए जो स्टेट जो है रेजोल्यूशन पास करेगी असेंबली में, फिर राज्यसभा के पास जाएगी कि आप एक कॉमन लॉ लाइए कि हमारी एक कॉमन फोर्स हो, ठीक है, कि हम सब मिलकर एक ही डायरेक्शन में एक ही चीज के ऊपर आके लड़ सकें, ठीक है, यानी कि इसके खिलाफ हम लड़ सकेंगे जब हमारी कॉमन फोर्स होगी। तो इसमें क्या हो रहा है, स्टेट खुद इन्वॉल्व कर रही है सेंटर को, ठीक है। बाकी में क्या था कि राज्यसभा अपने आप जाके इन्वॉल्व हो रही थी कंट्री का इंटरेस्ट देखकर, कि कंट्री का इंटरेस्ट ना हो या कंट्री का कुछ सिक्योरिटी खराब ना हो, कॉमन पीपल को परेशानी ना हो, पर इसमें स्टेट जा रही है राज्यसभा के पास कि आप ऐसा लॉ लाइए कि कॉमन फोर्स आ जाए और हम सब मिलकर काम कर सकें, ठीक है। तो ये आर्टिकल 252 में परमिशन दी गई है, ठीक है। अब डायरेक्ट या इनडायरेक्ट सेंटर तो इन्वॉल्व हो रही है, चाहे वो अपनी मर्जी से हो, चाहे स्टेट अपने आप इन्वॉल्व कर रहा हो तो सेंटर इन्वॉल्व रही है। सो ये 3 कंडीशंस क्या है, ये ऐसी हो गई कि जिसमें सेंटर जाके स्टेट के मैटर में लॉ बना सकता है, ठीक है। अब ये आगे बात, अब नेक्स्ट आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 253। अब ये क्या कहता है, सपोज ये इंडिया है, सपोज मान लीजिए इंडिया है, ठीक है, यानी कि इंडिया का मेन लैंड है, ठीक है। अब यहां है नॉर्थ ईस्ट, ऑलराइट। अब मेन लैंड जो है उसको कनेक्ट करता है, ये नॉर्थ ईस्ट है, ठीक है, उसको कनेक्ट करता है एक कॉरिडोर, मेन लैंड ऑफ इंडिया connected with the northeast with a corridor which is known as सिलीगुड़ी कॉरिडोर, या फिर हम उसको दूसरा नाम क्या है, चिकन नेक कॉरिडोर, ठीक है। इसमें जो है इंडिया का मेन लैंड क्या है, नॉर्थ ईस्ट से कनेक्ट हो रहा वाया रोड इस कॉरिडोर से, ऑलराइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या चिकन नेक कॉरिडोर। बाई चांस ये रास्ता बंद हो जाए, किसी भी कारण ये ब्लॉक हो जाए, किसी भी कारण, क्योंकि वाया रोड है, कुछ भी कारण हो सकता है, ये ब्लॉक हो गया, तो हमारे पास दूसरा रास्ता भी होना चाहिए। अब दूसरा रास्ता क्या है, यहाँ है बांग्लादेश, या तो बांग्लादेश से होकर जाया जाएगा या बाय एयर जाया जाएगा। अब बाय एयर तो हर कोई जा नहीं सकता है, ठीक है, तो फिर बांग्लादेश के थ्रू होया जाएगा। तो ये मनमोहन सिंह जी के टाइम ये बात हुई थी, ठीक है, जब मनमोहन सिंह जी प्राइम मिनिस्टर थे, तो जब ये मुद्दा उठा था उस टाइम कि जब ये अगर ये रास्ता बंद हो गया, ये कॉरिडोर बंद हो गया है, तो या तो आप रोड से जा सकते हैं या एयर से जा सकते हैं। रोड का रास्ता बंद हो गया, एयर का हर कोई जा नहीं सकता है। तो मनमोहन सिंह जी को बांग्लादेश से बात करी उन्होंने कि आप हमें बांग्लादेश के थ्रू एक रास्ता दीजिए जिससे हम अपने जो स्टेट है, नॉर्थ ईस्ट की जितनी स्टेट है, हम उसे कनेक्ट कर पाए। और कनेक्शन टूट जाएगा तो स्टेट की साइड अलग हट जाएंगी, और वहां चाइना बैठा ही है अरुणाचल लेने के इंतजार में। तो मनमोहन सिंह जी ने क्या कहा, बांग्लादेश से कहा कि आप हमें अपने कंट्री के थ्रू रास्ता दीजिए, वाटरवेज के थ्रू या रोडवेज के थ्रू, कि हम अपने स्टेट से कनेक्ट हो पाए। तो बांग्लादेश ने उस टाइम क्या कहा कि ठीक है, हम एक ट्रीटी साइन करते हैं, आपको रास्ता चाहिए तो मुझे पानी चाहिए। टेस्टा रिवर है, उससे पानी जाता है बांग्लादेश को, ये रिवर क्या है, इंडिया में है, और उससे पानी जाता है बांग्लादेश को। बांग्लादेश ने ट्रीटी कहा, मनमोहन सिंह जी से कहा कि मैं ट्रीटी साइन करते हैं हम दोनों मिलकर, मैं आपको रास्ता दूंगा, आप साइन करिए कि आप टेस्टा रिवर से और ज्यादा पानी मेरी कंट्री में देंगे, ठीक है। अब जब ये सब मैटर हो रहा है बांग्लादेश का, तो वेस्ट बंगाल जो स्टेट वहां लगी हुई है उसका भी उनको
साथ होना जरूरी है, एक स्टेट का भी, क्योंकि रास्ता वहीं से होकर जाएगा। ठीक है, तो अगर आप स्टेट में कुछ भी काम करते हैं तो स्टेट की मंजूरी होनी चाहिए। हमने स्टार्टिंग में बात करी थी, आप स्टेट में जाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं, वहां की सीएम की मंजूरी होनी चाहिए। और वेस्ट बंगाल के सीएम कौन है? ममता बनर्जी। तो उन्होंने उस टाइम मनमोहन सिंह जी से कहा, ठीक है, हम दोनों, यानी कि स्टेट की मंजूरी भी है और वो तो पीएम है, आप ट्रीटी साइन कर लीजिए, बांग्लादेश से रास्ता मिल जाएगा, और आप पानी दे दीजिए उन्हें, थोड़ा और पानी दे दीजिए, जैसे उनकी मांग है। जिस दिन ट्रीटी साइन होनी थी, सपोज नेक्स्ट डे, नेक्स्ट मॉर्निंग में साइन होनी है, आज शाम को ममता बनर्जी कॉल करती है मनमोहन सिंह को कि मुझे साइन नहीं करना, मैं आपके साथ इन्वॉल्व नहीं होंगी, क्योंकि अगर मैं इन्वॉल्व होंगी तो वेस्ट बंगाल का जो शांति है वो खराब हो जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि मेरे वेस्ट बंगाल में, यानी मेरी स्टेट में कुछ भी गलत हो। ठीक है, तो मनमोहन सिंह जी बांग्लादेश गए और उन्होंने ट्रीटी साइन नहीं की। ठीक है, जब वो इंडिया आए तो बहुत न्यूज बनी कि मनमोहन सिंह जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, नॉर्थ ईस्ट बिल्कुल अलग कर दिया। नॉर्थ ईस्ट के लोगों में गुस्सा था कि हम बिल्कुल अलग कर दिया गया है, जस्ट बिकॉज कि ममता बनर्जी पीछे हट गई हैं, बैकआउट हो गई हैं, तो मनमोहन सिंह जी ने ट्रीटी साइन नहीं करी। तब उन्हें किसी ने बताया कि आर्टिकल 253 ये राइट देता है सेंटर को कि अगर नेशनल इंटरेस्ट में, यानी कंट्री के फायदे के लिए कुछ भी काम हो रहा है, तो आप बिना स्टेट की परमिशन से आप उसके बारे में लॉ बना सकते हैं। मनमोहन सिंह जी को ये नहीं पता था, अगर पता होता तो वो ये आर्टिकल इस्तेमाल करके उस बारे में लॉ बना सकते हैं, क्योंकि इरिगेशन जो है, यानी कि इरिगेशन जो है वो स्टेट का टॉपिक है। ममता बनर्जी बैकआउट हो गई, एक तो मेजोरिटी नहीं मिली, ऊपर से टॉपिक क्या है, क्योंकि रास्ता वहां से जाएगा, पानी वहां से जाएगा, वहां से एक तो शांति खराब होगी, ऊपर से दो चीज हो गई, मेजोरिटी भी चाहिए, और मैटर भी किसका? इरिगेशन का मैटर है, क्योंकि पानी छोड़ना है डैम के थ्रू। तो इरिगेशन किसका मैटर है? स्टेट का मैटर है। जब स्टेट पीछे हट गई है तो मनमोहन सिंह ने ट्रीटी साइन नहीं करी, जस्ट बिकॉज ममता बनर्जी पीछे हट गई एंड टाइम पर। कुछ भी आप डेली एग्जाम्पल देकर कि उन्होंने वेस्ट बंगाल का एग्जाम्पल कहा कि नहीं वहां कुछ गड़बड़ हो जाएगी। तो ये आर्टिकल 253 ये कहता है, ये सब एग्जाम्पल से हमें ये समझ में आ रहा है कि आर्टिकल 253 इस मैटर में ये देता है कि अगर नेशनल इंटरेस्ट है, अगर कंट्री के फायदे की चीज हो रही है, यानी नॉर्थ ईस्ट तो हमारा ही अपना देश का हिस्सा है, अगर अपने देश के लिए, अपने स्टेट्स के लिए हमें कुछ करना पड़े तो सेंटर को ये जो है आपको इजाजत देता है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन, कि आप इस मैटर में लॉ बना सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ द स्टेट। यानी कि इरिगेशन, यहाँ इरिगेशन एक मैटर था, आर्टिकल 250 में एग्रीकल्चर मैटर था, यहाँ इरिगेशन आ रहा है क्योंकि यहाँ रिवर से पानी छोड़ा जा रहा है डैम के थ्रू। तो मैटर किसका है? स्टेट का मैटर है। तो 253 कहता है कि आप ऐसे मामले में, यानी कि इंटरनेशनल ट्रीटी साइन होनी थी, दूसरी कंट्री की बात आ जाती है, विद इन स्टेट तो हम कर लेते हैं, तो जब दूसरी कंट्री से भी अगर ट्रीटी साइन करनी है, उसको अगर उसमें स्टेट पीछे हट जाता है तो भी सेंटर डिसीजन ले सकता है, अगर वो हमारे देश के फायदे के लिए है तो ये आर्टिकल ये कहता है। आर्टिकल 356 क्या कहता है? अगर किसी स्टेट में प्रेसिडेंट रूल आ जाए, ठीक है, यानी कि स्टेट इमरजेंसी आ जाए, वो नेशनल इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी में स्टेट और सेंटर दोनों मिलकर लॉ बनाती हैं, पर अगर प्रेसिडेंट रूल आ जाए किसी भी स्टेट में, तब क्या होगा? तब जो स्टेट है नेशनल इमरजेंसी के टाइम दोनों मिलकर लॉ बना रही थी, यानी स्टेट जो है एक्टिव थी, चाहे सेंटर की मोर पावर हो, पर स्टेट एक्टिव थी, असेंबली एक्टिव थी, एमएलए एक्टिव थे, जैसे मैंने कहा था कि कॉन्करेंट लिस्ट बन जाती है। सेंटर की मोर पावर है, स्टेट के ऊपर सेंटर की मोर पावर है, पर एक्टिव तो सब है, स्टेट लॉ भी एक्टिव है, सीएम भी एक्टिव है, एमएलए भी एक्टिव है, असेंबली भी एक्टिव है। पर प्रेसिडेंट रूल के टाइम पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में होता है? सेंटर के हाथ में होता है। स्टेट लॉ बिल्कुल नहीं बना सकती, ठीक है, यानी कि इसका क्या मतलब है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो हट जाती है, ठीक है। अब जो स्टेट असेंबली के जो हैं, जो स्टेट असेंबली है वो सस्पेंड कर देते हैं, सस्पेंडेड हो जाती है,
यानी कि स्टेट गवर्नमेंट इनएक्टिव हो जाती है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं रहता है। प्रेसिडेंट रूल के टाइम सेंटर ही पूरी पावर में आ जाती है, ना तो स्टेट लॉ बना सकती है, ना ही स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव होती है, कुछ नहीं कर सकती है। स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाती है, यानी स्टेट असेंबली भी काम नहीं करती है। जो एमएलएज होते हैं, यानी जो स्टेट असेंबली के एमएलएज होते हैं, वो क्या होते हैं, सस्पेंड हो जाते हैं। यानी जब स्टेट असेंबली सस्पेंड होगी तो ऑब्वियसली एमएलए भी सस्पेंड हो जाएंगे। जब एमएलए सस्पेंड हो गए, पहले सस्पेंड करे जाएंगे, फिर वो डिसॉल्व हो जाएंगे। डिसॉल्व हो जाएंगे मतलब अपनी पोजीशन से हटा दिए जाएंगे, उनका कोई रोल नहीं है। ठीक है, अब क्या होगा, असेंबली खाली हो गई है तो फिर से इलेक्शन होगा और न्यू एमएलए अपॉइंट होंगे। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल के टाइम ये सब कुछ फॉलो होता है। स्टेट लॉ नहीं बना सकती, स्टेट गवर्नमेंट एक्टिव नहीं होती है, स्टेट असेंबली सस्पेंड हो जाती है, यानी कि एमएलए जो हैं वो सस्पेंड हो जाते हैं, फिर बाद में डिसॉल्व हो जाते हैं, यानी बिल्कुल ही पोजीशन से हटा दिए जाते हैं। ठीक है, असेंबली खाली हो गई, फिर से इलेक्शन हुए, नए एमएलए आए, नए एमएलए ने सरकार चलाई। तो जब तक इलेक्शन होता है, जब तक पार्लियामेंट यानी कि सेंट्रल लॉ बनाती है। ठीक है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट तो बिल्कुल ही खत्म हो गई। किसी स्टेट में सरकार गिरानी हो तो आप प्रेसिडेंट रूल लगा दीजिए, सरकार अपने आप गिर जाएगी। ठीक है, तो ये आर्टिकल 356 कहता है, पर ऐसा नहीं है कि सेंटर अपनी मर्जी जाके प्रेसिडेंट रूल लगा देगी। बहुत ही कंडीशन ऐसी आ जाए कि प्रेसिडेंट रूल लगाना पड़ जाए, तब जाकर ऐसा होता है कि सरकार ही पूरी गिर गई। यानी कि लॉ तो बना ही नहीं सकती, असेंबली के मेंबर्स भी जाते रहे, गवर्नमेंट भी जाती रही, नया एमएलए आएंगे, नई गवर्नमेंट आएगी, और उस टाइम पीरियड तक सेंटर के हाथ में सब कुछ है, सेंटर ही लॉ बनाएगी। ठीक है, तो ये 5 कंडीशन ऐसी हैं कि जिसमें स्टेट के सब्जेक्ट मैटर में सेंटर लॉ बना सकती है। ठीक है, अब आप सोचेंगे कि इतना सब करने की जरूरत हो रही है तो स्टेट क्या चुपचाप बैठेगा? नहीं, स्टेट के पास भी अपनी अथॉरिटी है। स्टेट भी जाके जुडिक्शन जो है, हमारा जुडिशियल सिस्टम है, वहां जाके अगर बिना बात के कोई वैलिड रीजन होना चाहिए तभी जाके सेंटर इन्वॉल्व हो सकता है, नहीं तो पीआईएल यानी पिटीशन फाइल स्टेट कर सकता है। तो तब जाके ये 5 कंडीशंस आती हैं। इन 5 कंडीशन ये है, तो तभी जाके सेंटर जो है अपने स्टेट में जाके अपना लॉ बना सकता है। ठीक है, हम जो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे वो होगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज। सो थैंक यू।